यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और जो वो है बीट्स या विस्पंद। ठीक है, अब ये विस्पंद कौन सी परिघटना है या विस्पंद में क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा और अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित कुछ घटनाओं के बारे में डिस्कस किया। तो पहली अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित जो घटना थी वो थी व्यतिकरण। व्यतिकरण के बाद में हम लोगों ने अप्रगामी तरंगें डिस्कस की और अप्रगामी तरंगों के बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले थे, यहाँ वहाँ पे लिस्टेड था बिट्स। ठीक है, तो अब अप्रगामी तरंगें हमने डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंगें डिस्कस की, ऑर्गन पाइप में उत्पन्न अप्रगामी तरंगें डिस्कस की, डोरी से संबंधित हमने सोनोमीटर का अनुप्रयोग देखा और ऑर्गन पाइप से संबंधित अनुनाद नलिका वगैरह उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की और उसके बाद में हमने उनसे संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, तो अब हम लोग ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित एक और परिघटना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो परिघटना है विस्पंद या बीट्स। अब ये विस्पंद या बीट्स है क्या, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही समझने में मजेदार लगेगा आपको कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जब दो लगभग समान, एकदम समान नहीं, ध्यान रखें, परफेक्टली इक्वल नहीं है, दो लगभग समान आवर्ती की ध्वनि तरंगे हैं, लगभग समान आवर्ती की ध्वनि तरंगे, मतलब इनके आवर्तियों में कुछ अंतर है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। ठीक है, तो दो लगभग समान आवर्ती की ध्वनि तरंगे एक ही दिशा में, दूसरी विशेष बात, एक ही दिशा में संचरित होती हुई परस्पर अध्यारोपित होती है, तो इनसे एक परिणामी तरंग बनेगी अध्यारोपण से, और उस परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता, आयाम अगर परिवर्तित होगा तो डेफिनेटली तीव्रता भी परिवर्तित होगी, बिकॉज तीव्रता आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो आयाम एवं तीव्रता आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं, यानी एक ही जगह पर किसी पर्टिकुलर स्थान पर परिणामी जो तरंग बनेगी उसका आयाम नियत नहीं रहेगा, समय के साथ परिवर्तित होगा, और समय के साथ परिवर्तित होगा तो उसकी तीव्रता परिवर्तित होगी। और हम लोगों ने पढ़ा कि ध्वनि तरंगों की जो तीव्रता होती है वो सुनाई देने वाली साउंड की प्रबलता होती है। अगर तीव्रता ज़्यादा है तो ध्वनि तरंग या ध्वनि साउंड वो बहुत लाउड सुनाई देगा, और अगर तीव्रता कम है तो साउंड है वो धीमा सुनाई देगा। तो यहाँ किसी पर्टिकुलर स्थान पर, डिफरेंट स्थानों पर हम लोग देखेंगे कि इस परिणामी तरंग की तीव्रता आवर्ती रूप से परिवर्तित होगी, यानी एक ही जगह पर तीव्रता कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, और तीव्रता कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी तो सुनाई देने वाली जो साउंड है वो कभी तेज सुनाई देगी कभी कम सुनाई देगी। ऐसा होगा कब, जब लगभग समान आवर्ती की, आवर्तियों के बीच में थोड़ा अंतराल है, वो तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती है। हमने व्यतिकरण में भी पढ़ा था ध्वनि तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होनी चाहिए, लेकिन वहां शर्त थी कि एग्जैक्टली समान आवर्ती की कला समान तरंगे होनी चाहिए, तब व्यतिकरण होगा। तो वहां पे भी एक ही दिशा में लेकिन समान आवर्ती की। फिर दूसरा हम लोगों ने परिघटना पढ़ी अध्यारोपण के सिद्धांत पर, समान आवर्ती लेकिन विपरीत दिशाओं में संचरित होती हुई तरंगें अगर आपस में अध्यारोपित होती है तो स्टेशनरी वेव का निर्माण करती है, अप्रगामी तरंगों का निर्माण करती है। जबकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लगभग समान, यानी एग्जैक्टली समान नहीं है। पिछले दोनों परिघटनाओं में एग्जैक्टली समान थी, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली समान नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतराल भी नहीं है, लगभग समान है। तो लगभग समान आवर्ती की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई आपस में अध्यारोपित होती है, तो इनसे जो परिणामी तरंग बनेगी उस परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता कुछ स्थानों पर या कुछ निश्चित स्थानों पर आवर्ती रूप से परिवर्तित होगा, यानी जो साउंड हमें सुनाई देगी उस परिणामी तरंग की, वो साउंड कभी लाउड सुनाई देगी कभी धीमे सुनाई देगी एक ही स्थान पर। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप किसी निश्चित स्थान पर ध्वनि की प्रबलता में निरंतर उतार चढ़ाव सुनाई देगा, यानी कभी तेज साउंड सुनाई देगा कभी धीमा साउंड सुनाई देगा, यानी उतार चढ़ाव आएगा। और ये जो उतार चढ़ाव सुनाई दे रहा है, इस उतार चढ़ाव की घटना को हम लोग, या उतार चढ़ाव सुनाई देने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विस्पंद कहते हैं, बीट्स कहते हैं। क्लियर। अब एक बार उतार चढ़ाव सुनाई देता है तो उसको एक विस्पंद कहते हैं, यानी एक बार साउंड जैसे धीमी सुनाई देती तेज सुनाई दी और फिर वापस धीमी हुई, इसको एक विस्पंद कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक विस्पंद कहलाएगा। और प्रति सेकंड ऐसे कितने हमें विस्पंद सुनाई दे रहे हैं
वो हमारे लिए विस्पंद आवृत्ति हो जाएगी, बीट्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जो प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो विस्पंदों की संख्या होती है वो मूल तरंगों के आवर्ती अंतर के बराबर होती है। यानी मूल तरंग जो दो तरंगें यहाँ पे ली थी, उन दो तरंगों में एक तरंग की आवृत्ति f1 है और दूसरी तरंग की आवृत्ति f2 है, तो f1 माइनस f2 बीट्स फ्रीक्वेंसी होगी। और ये f1 माइनस f2 लगभग 12 होती है, 12 हर्ट्ज, लगभग 12 हर्ट्ज या 12 हर्ट्ज से कम, लगभग 12 या 12 हर्ट्ज से कम। और 12 या 12 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमें फिर ये प्रॉपरली सुनाई नहीं देगा, बिकॉज कोई एक साउंड हमारे कान में जाती है तो लगभग 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक वो हमारे कान में ठहरती है। कोई भी साउंड हमारे कान में जाती है तो लगभग 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक वो हमारे कान में ठहरती है। तो प्रति सेकंड लगभग 12 साउंड है वो हमारे कान में अलग अलग पृथक होकर के सुनाई दे सकती है। इससे ज़्यादा साउंड हमें सुनाई नहीं देंगे। तो एक साउंड, पर्टिकुलर साउंड कुछ समय तक हमारे कान के अंदर ठहरेगी, और वो कान के अंदर ठहरेगी तो उसके बाद में जब नेक्स्ट साउंड जाएगी तो वो साउंड गायब होने के बाद में नेक्स्ट साउंड रियलाइज होगी। तो हमारा कान प्रति सेकंड 1 सेकंड में 12 साउंड के उतार चढ़ाव सुन सकता है। और अगर मान लो 12 से ज़्यादा अगर होंगे उतार चढ़ाव तो फिर हमारा कान उसको विभेदित नहीं कर पाएगा, वो लगातार उसको एक ही टाइप की साउंड सुनाई देगी। तो ये विस्पंद आवृत्ति हम लोग जिनको एनालिसिस कर सकते हैं या हम लोग जिनको अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो लेस देन 12 हर्ट्ज से अगर कम है तो कर सकते हैं। बाकी 12 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा है तो विस्पंद की घटना तो होगी, लेकिन हमारे कान उसको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, हमारे कान उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो बात समझ में आई होगी कि दो लगभग समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई आपस में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग बनती है। उसकी जो साउंड है उसमें हमें उतार चढ़ाव, बूम 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 बूम, इस टाइप की हमें घटना सुनाई देगी। और ये जो घटना, एक जो बूम बूम, एक बूम से नेक्स्ट बूम सुनाई देगा उसको एक विस्पंद कहेंगे। और ऐसे प्रति सेकंड जितने बूम 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 सुनाई देंगे उसको हम लोग विस्पंद आवृत्ति कहेंगे। तो अगर मान लो 1 सेकंड में मान लो कम विस्पंद सुनाई दे रहे हैं तो हमें ऐसे मान लो 3 विस्पंद सुनाई दे रहे हैं तो 1 सेकंड में बूम 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 ऐसे होगा। 4 विस्पंद सुनाई दे रहे हैं तो बूम 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 बूम, और 5 विस्पंद सुनाई दे रहे हैं 1 सेकंड में तो बूम 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 बूम, और फिर इससे ज़्यादा होंगे तो, और जैसे मान लो 10 से ज़्यादा हो जाएंगे तो एकदम बूम 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 बूम, तो हम लोग उस साउंड को विभेदित नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू आपको एक किस प्रकार से विस्पंद सुनाई देते हैं उनको मैं एनालिसिस तुम्हें ऑब्जर्व भी करवाऊंगा। क्लियर? तो आप ये चीज़ विस्पंद के बारे में बेसिक जानकारी है उसको आप यहाँ पे नोट करें। ये हमारे पास एक साउंड जनरेटर है जिसकी सहायता से हम लोग भिन्न भिन्न आवृत्तियों की ध्वनि तरंगें उत्पन्न करेंगे। जैसे हमने एक 436 हर्ट्ज की ध्वनि तरंग उत्पन्न की, ये 436 हर्ट्ज की ध्वनि तरंग। अब हम लोग एक और ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और 440 हर्ट्ज की उत्पन्न की, और दोनों को एक साथ बजाएंगे तो विस्पंद सुनाई देंगे। ये जितना अंतर है उतने विस्पंद सुनाई दे रहे हैं प्रति सेकंड। सुनाई दे रहे हैं। फिर हम लोग एक और ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहे हैं जिसमें उसकी आवृत्ति 440 से बढ़ा करके 444 हर्ट्ज कर दी, और तीनों को बारी बारी से बजाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, 4 विस्पंद प्रति सेकंड, अंतिम 4 विस्पंद प्रति सेकंड, फर्स्ट और लास्ट 8 विस्पंद प्रति सेकंड। ये दो एक जैसे स्वरित्र हैं जिनकी सहायता से हम लोग अनुनाद और बीट्स फ्रीक्वेंसी को समझेंगे। पहले स्वरित्र को बजाया, ये एक ध्वनि तरंग उत्पन्न हुई, इसको बंद किया। अब हम लोग इसको पहले को बजाएंगे, दूसरा ऑटोमेटिक बजना शुरू हो जाएगा अनुनाद के कारण, बिकॉज दोनों की फ्रीक्वेंसी समान है। ये पहले की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसको हम लोगों ने बंद किया। अब इसमें जो साउंड आ रही है वो अनुनाद के कारण आ रही है।
अब हम लोग एक की भुजा पर ये कुछ भार लटका रहे हैं जिससे उसकी आवृत्ति भिन्न हो जाएगी। और फिर इसको बजाया, इसमें ये साउंड आ रही है। अब इसको हम लोगों ने कंपन बंद कर दिया, इसमें कोई साउंड नहीं आ रही बिकॉज ये अनुनादित नहीं हुआ क्योंकि इसकी आवृत्ति अलग है। अब इन दोनों की आवृत्तियाँ अलग अलग हैं, एक बारीक किया हुआ है और एक बिना बारीक किया हुआ है। दोनों को एक साथ बजा रहे हैं। ये देखिए आपको विस्पंद सुनाई दे रहे हैं आवृत्तियों में अंतर होने के कारण। यस, अब हम लोग विस्पंदों की गणितीय विवेचना करते हैं दो डिफरेंट तरंगों को लेकर के। तो हमने दो तरंगें ली, माना दो समान आयाम यानी एग्जैक्टली इक्वल आयाम की तरंगें हैं, ठीक है। दो समान आयाम एवं भिन्न आवृत्तियों की ध्वनि तरंगें, एक है y1 = a sin ω1t, ये ω1 आवृत्ति है इसकी, और दूसरी तरंग है y2 = a sin ω2t। दोनों के आयाम समान है यानी दोनों की तीव्रता समान है, क्लियर, लेकिन दोनों की आवृत्तियाँ अलग है, ठीक है। लेकिन ये आवृत्तियों में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, क्लियर। एक ही दिशा में संचरित होती हुई परस्पर अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण के सिद्धांतानुसार y = y1 + y2, ये हम लोगों ने पहले भी अध्यारोपण में भी पढ़ा, क्लियर। अब y1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट की और y2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट की, यहाँ से a कॉमन आया तो sin ω1t + sin ω2t। अब हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं या हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जानते हैं, क्या, sin c + sin d, sin c + sin c + sin d, ये एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू होती है 2 cos c - d/2 sin c + d/2। ये नॉर्मली आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि sin c + sin d का जो फॉर्मूला होता है वो 2 cos c - d/2 sin c + d/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 sin c + d/2 cos c - d/2, क्लियर। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे इसमें अप्लाई करूँ तो मेरे पास ये जो y बनेगा वो y क्या बनेगा, देखिए। तो यहाँ से y = a तो बाहर है ही, और ब्रैकेट के अंदर 2 के बाद में cos c - d, c ये रहा और d ये रहा, पूरा ये ω1t c है और ω2t d है, तो c - d, t कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा ω1 - ω2/2 × t, क्लियर। फिर हो जाएगा sin c + d, प्लस है तो इनके बीच में प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा ω1 + ω2/2 × t, और ये ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। और यहाँ के बाद में मैं इसको लिख सकता हूँ y = 2a cos ω1 - ω2/2 × t sin ω1 + ω2/2 × t। ये मेरे पास विस्पंद की परिघटना में परिणामी तरंग की समीकरण मिली, और इस परिणामी तरंग की समीकरण में ये जो वैल्यू है वो है परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम। और यहां आप ध्यान दें, परिणामी तरंग का जो आयाम है 2a cos ω1 - ω2/2 × t, ये जो परिणामी तरंग का आयाम है वो समय पर डिपेंड कर रहा है, यानी समय के साथ cos की वैल्यू चेंज होगी, और cos की वैल्यू चेंज कितने से कितने के बीच में होती है, cos की वैल्यू -1 से +1 और 0 के बीच में चेंज होती है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी मैग्नीट्यूड में मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू +1। तो जब cos की वैल्यू 0 होगी
तो आयाम 0 होगा, और आयाम 0 होगा तो ध्वनि की प्रबलता है वो 0 सुनाई देगी, मतलब साउंड नहीं सुनाई देगा। कब? जब यहाँ पे आयाम एग्जैक्टली इक्वल होंगे तो। क्लियर? और जब कॉस की वैल्यू 1 होगी तो आयाम मैक्सिमम होगा और उस समय साउंड है वो प्रबलतम सुनाई देगा। तो हम लोग यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने समय के बाद में साउंड मिनिमम सुनाई देगी और कितने समय के बाद में साउंड मैक्सिमम सुनाई देगी। यानी एक मैक्सिमम प्रबलता की साउंड के बाद में नेक्स्ट मैक्सिमम प्रबलता की साउंड है वो कितने समय बाद में सुनाई देगी, और एक मैक्सिमम प्रबलता की साउंड से नेक्स्ट मैक्सिमम प्रबलता की साउंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है ना, वो जो घटना है वो एक विस्पंद है, और वो जो समय अंतराल है ना वो विस्पंद काल है, कि एक विस्पंद से नेक्स्ट विस्पंद कितने समय अंतराल में सुनाई दे रहा है, या एक मैक्सिमम साउंड से नेक्स्ट मैक्सिमम साउंड कितने समय अंतराल के बाद में सुनाई दे रही है, वो विस्पंद काल है। ठीक है? और एक सेकंड में ऐसे कितने विस्पंद सुनाई दे रहे हैं वो विस्पंद आवृत्ति होगी। तो मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। ये विस्पंद की परिघटना में परिणामी तरंग की समीकरण है, और इस परिणामी तरंग में तरंग की आवृत्ति ये होगी, और ये तरंग की आवृत्ति है, और ये आयाम है, और वो आयाम समय पर निर्भर कर रहा है, और ये समय पर निर्भर कर रहा है तो इस आयाम की वैल्यू समय के साथ कॉस का मान चेंज होने से आयाम परिवर्तित होगा, और आयाम परिवर्तित होगा तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम हर एक समय अंतराल के बाद में मैक्सिमम मिनिमम साउंड सुनाई देगा पर्टिकुलर एक ही पोजीशन पर। क्लियर? तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पे इसके नोट्स बनाएं। यस, तो विस्पंदों की परिघटना में परिणामी तरंग हम लोगों को ये प्राप्त हुई थी। क्लियर? इसमें ये आयाम है, और इस आयाम को मैंने यहाँ लिखा, आयाम इस पूरे को मैंने r से डिनोट किया, और r को लिखा मैंने यहाँ पे 2a cos ω1 - ω2/t इंटू टी। और ये विस्पंदों की परिघटना में हम लोग विस्पंदों का ग्राफीय निरूपण कि किस प्रकार से एक तरंग और एक पर्टिकुलर F1 आवृत्ति की तरंग और ये दूसरी F2 आवृत्ति की तरंग आपस में अध्यारोपित होकर के ये परिणामी तरंग का निर्माण कर रही है। और इस परिणामी तरंग में जहां पहले वाली तरंग का स्रंग और दूसरे वाली तरंग का स्रंग एक साथ अध्यारोपित हो रहा है, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, वहां परिणामी तरंग का आयाम मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है। और जहां पहले वाली तरंग का स्रंग और दूसरे वाली तरंग का गर्त एक साथ आ रहा है, वहां इस परिणामी तरंग का आयाम है वो मिनिमम प्राप्त हो रहा है। और फिर जहां स्रंग या स्रंग एक साथ आ रहे हैं या गर्त एक साथ आ रहे हैं, वहां फिर से आयाम मैक्सिमम प्राप्त होगा। तो यहां पे जो ये परिणामी तरंग बनी है, इस परिणामी तरंग में जहां पे इन दोनों का संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, या स्रंग के साथ स्रंग या गर्त के साथ गर्त आ रहा है, वहां परिणामी तरंग का आयाम मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है। और जहां स्रंग से गर्त या गर्त से स्रंग मिल रहा है, वहां आयाम मिनिमम प्राप्त हो रहा है। तो एक परिणामी तरंग के मैक्सिमम आयाम से नेक्स्ट मैक्सिमम आयाम के बीच में जो समय अंतराल है, वो समय अंतराल है विस्पंद काल। और एक सेकंड के अंदर ये जितने विस्पंद प्राप्त होंगे, यानी एक मैक्सिमम आयाम से दूसरा मैक्सिमम आयाम, फिर मैक्सिमम आयाम से फिर मैक्सिमम आयाम, और ऐसे एक सेकंड में जितने रिपीटिशन होंगे वो रिपीटिशन कहलाएगी विस्पंद आवृत्ति। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस ग्राफिकल निरूपण से आपको यहाँ पे किस प्रकार से एक F1 आवृत्ति और एक F2 आवृत्ति, और आप यहाँ देख सकते हैं F1 और F1 में ज़्यादा गैप नहीं है, ये दो तरंगें आपस में अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग किस प्रकार से बनती है। और ये जो परिणामी तरंग बन रही है, वो परिणामी तरंग जिसमें आयाम है, आप देख सकते हैं आवर्ती रूप से बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ हम लोग इस आयाम के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ ये आयाम मैक्सिमम होगा, कहाँ ये आयाम मिनिमम होगा, कितनी देर बाद में एक मैक्सिमम आयाम से दूसरे मैक्सिमम आयाम तक पहुंचेंगे, और कितनी देर बाद में एक मिनिमम आयाम से दूसरे मिनिमम आयाम तक पहुंचेंगे। क्लियर? तो यहां देखिए, ये r की मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखिए, r में ये 2a तो कांस्टेंट है, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos का मैक्सिमम होना जरूरी है। तो r के मैक्सिमम मान के लिए cos ω1 - ω2/2 इंटू टी, इसकी वैल्यू +-1 होनी चाहिए। क्लियर? और इसकी वैल्यू +-1 होने के लिए आपको पता है ये थीटा की जो वैल्यू है वो
n पाई होनी चाहिए कि cos की वैल्यू cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होता है, cos 2 पाई +1 होता है, cos 3 पाई -1 होता है। यानी पाई का कोई सा भी गुणज हो, पाई का पूर्ण गुणज cos की वैल्यू +-1 देता है। तो इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है ना थीटा, ये पाई का पूर्ण गुणज है। इसके इस वैल्यू के लिए ये जो थीटा है वो थीटा ω1 माइनस ω2 बटा 2 इंटू टी की जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगी अपने पास n पाई। यहाँ n पूर्ण संख्या है। क्लियर। अब यहाँ से इसी प्रकार हम लोग r की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो r की मिनिमम वैल्यू के लिए cos की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो r की मिनिमम वैल्यू के लिए cos ω1 माइनस ω2 बाई 2 इंटू टी ये आना चाहिए 0। और cos की वैल्यू 0 कब आती है? जब cos के अंदर ये जो कोण है थीटा, ये π/2 का विषम गुणज हो। यानी या तो π/2 या 3π/2 या 5π/2 या 7π/2 या 9π/2, यानी π/2 का अगर विषम गुणज होगा तो cos की वैल्यू 0 देगा। तो यहां से ये जो थीटा है, यहां थीटा की वैल्यू ω1 माइनस ω2 बाई 2 इंटू टी की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 2n + 1 इंटू π/2। यहाँ n की, यहाँ जो n है वो फिर से एक पूर्ण संख्या है, यानी n बराबर 0 से लेकर के 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो अब हम लोग इसको आगे और डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ तक नोट करें, वो ग्राफ भी बनाएं। आप ऐसा करें, पहले ये हेडिंग डाल करके इस ग्राफ को बना लें और ग्राफ को बनाने के बाद में फिर से इस तरंग को एनालिसिस करेंगे हम लोग। क्लियर। तो मैं यहाँ से उसको रफ कर रहा हूँ। यस, इस वैल्यूज को हम लोग आगे लेते हैं उस तरफ। तो देखिए इधर, यहाँ से मैं ओमेगा को लिख सकता हूँ 2πf1 और ये 2πf2 या 2πn1 2πn2 ऐसे n लिख देता हूँ आवर्ती को। तो ये ओमेगा की जगह हो जाएगा 2πn1 माइनस 2πn2 बट्टा 2 इंटू टी बराबर n पाई। क्लियर। और यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, पाई कॉमन आया, कॉमन आकर के उस पाई से कट गया। तो यहाँ से देखिए n1 माइनस n2 इंटू टी बराबर n। क्लियर। देखिए यहाँ से पाई कॉमन आकर के उस पाई से कट गया और 2 से 2 कैंसिल हो गए। ठीक है। तो n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू n, और यहाँ से t इज इक्वल टू आया n अपॉन n1 माइनस n2। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट उसकी मैं बात करूँ इस वाले की, तो यहाँ पे भी मैं ओमेगा को 2πn लिखूँ। तो ये देखिए 2πn1 माइनस 2πn2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2। क्लियर। और इस जगह से ये फिर से 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, और इधर से फिर रहा मेरे पास n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू 2n + 1/2। और यहाँ से जो t की वैल्यू आई वो t आया 2n + 1 अपॉन 2 स्मॉल n माइनस n। क्लियर। अब मैं n की डिफरेंट वैल्यू रखता हूँ। n बराबर 0 से शुरू होगा। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, n बराबर 0 रखा। देखिए यहाँ n बराबर 0 1 2 3 4 होगा। तो t क्या क्या मिलेगा? देखिए n बराबर 0 तो ये पूरा 0, फिर नेक्स्ट n बराबर 1 होगा। तो n बराबर 1 होगा तो ये n1 माइनस n2, फिर ये n बराबर 2 होगा तो ये 2 n1 माइनस n2, फिर 3 n1 माइनस n2, ऐसे ये चलता जाएगा। और इसमें अगर मैं बात करूं, यहाँ समय की बात करूं, तो यहाँ समय होगा t इज इक्वल टू n बराबर 0 तो 1/2 n1 माइनस n2, फिर n बराबर 1 रखूं तो
तो 3/2 n1 माइनस n2। फिर मैं n बराबर, देखिए n बराबर 0 रखा तो ये मिला, n बराबर 1 रखा तो ये मिला, n बराबर 2 रखा तो 2 × 2 5, 2n1 माइनस n2। क्लियर? अब मैं, आपको पता है ये मैक्सिमम आयाम है और फिर नेक्स्ट मैक्सिमम आयाम यहां से लेकर के यहां तक इतने समय अंतराल के बाद में सुनाई दे रहा है, फिर यहां से लेकर के यहां तक इतने समय अंतराल के बाद में सुनाई दे रहा है। तो यहां का समय अंतराल और यहां का समय अंतराल अगर मैं यहां देखूं तो डेल्टा टी बराबर दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, वो कितना होगा 1/n1 माइनस n2। ऐसे इधर देखो, ये मिनिमम साउंड है, इस मिनिमम साउंड से नेक्स्ट मिनिमम साउंड इतने समय बाद में सुनाई दे रहा है, और फिर ये मिनिमम साउंड है और इस मिनिमम साउंड से नेक्स्ट मिनिमम साउंड, आगे ये चलता जाएगा, इधर भी ये आगे चलता जाएगा। ये यहां से मिनिमम साउंड से ये मिनिमम साउंड इतने समय अंतराल बाद में सुनाई दे रहा है, फिर यहां मिनिमम साउंड से ये वाला मिनिमम साउंड इन दोनों के बीच में इतने समय अंतराल के बाद में सुनाई दे रहा है। तो हम लोग इसको इसमें से अगर घटाएं तो आपको पता है ये कितना आएगा। देखिए 3, ये देखिए अपॉन में 2n1 माइनस n2 ये कॉमन आ रहा है, और यहां क्या रहेगा 3 - 1 दिस इज 2 और 2 - 2, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो ये डेल्टा टी आएगा 1/n1 माइनस n2। आप घटा के देख सकते हैं 3/2 n1 माइनस n2 माइनस 1/2 n1 माइनस n2। तो आपको पता है ये बट्टे में जो भी लिखा हुआ वो कॉमन आएगा और अंदर रहेगा 3 - 1 दिस इज 2, और वो 2 इस 2 से कैंसिल होगा तो ये रहेगा। इसमें से इसको घटाऊं तो 5/2 n1 2n1 माइनस n2 और 3/2 n1 माइनस n2, जिसमें से ये बट्टे वाली क्वांटिटी कॉमन आएगी, ऊपर रहेगा 5 - 3 दिस इज 2, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो फिर से यही अंतर आएगा। तो यहां समय अंतराल और फिर यहां समय अंतराल सेम आ रहा है। ये है एक मैक्सिमम साउंड से अगली मैक्सिमम साउंड के बीच में समय अंतराल, या इस मैक्सिमम साउंड से इस मैक्सिमम साउंड के बीच का समय अंतराल, या ये एक इस मिनिमम साउंड से इस मिनिमम साउंड के बीच का समय अंतराल, या इस मिनिमम साउंड से इस मिनिमम साउंड के बीच का समय अंतराल। यानी दो क्रमागत मैक्सिमम साउंड्स का समय अंतराल और दो क्रमागत मिनिमम साउंड का समय अंतराल, ये कहलाता है विस्पंद काल। ये क्या कहलाएगा? विस्पंद काल। और ऐसे ही ये भी कहलाएगा विस्पंद काल। और आपको पता है विस्पंद काल का जो व्युत्क्रम होता है वो होती है विस्पंद आवर्ती। तो हम लोग इधर डिस्कस करते हैं। देखिए इस चीज को नोट कर ले। तो यहां पे हम लोगों ने मैक्सिमम आयाम वाले फॉर्मूले को डिस्कस किया, मिनिमम आयाम की कंडीशन को डिस्कस किया, और दोनों से हम लोगों को विस्पंद काल की जो वैल्यू प्राप्त हुई है, विस्पंद काल, वो प्राप्त हुआ है टी ऑफ बीट्स दैट इज इक्वल टू 1/n1 माइनस n2। n1 एक तरंग की आवृत्ति है और n2 दूसरी तरंग की आवृत्ति है। और आपको पता है विस्पंद काल का जो व्युत्क्रम होता है वो होती है विस्पंद आवर्ती। तो यहां से विस्पंद आवर्ती वो हो जाएगी एफ बी या एन बी दैट इज इक्वल टू 1/TB, और 1/TB इसका व्युत्क्रम करूं तो ये एन बी वो हो जाएगी n1 माइनस n2। ये हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया और यहाँ पे हमने इसको प्रूफ भी कर लिया। यहाँ से इस डाटा को दो अलग अलग तरंगों से कैलकुलेट भी कर लिया। ये विस्पंद आवृत्ति जहाँ n1 पहली तरंग की आवृत्ति है, n2 दूसरी तरंग की आवृत्ति है और n1 माइनस n2 इन तरंगों का आवर्ती अंतराल है, और इस आवर्ती अंतराल के तुल्य विस्पंद आवृत्ति होगी। ये विस्पंद आवृत्ति वो आवृत्ति है जिसमें हम लोग वो जो बीट सुनाई देंगे या एक सेकंड में जितने बूम 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 की वो साउंड सुनेंगे वो है विस्पंद आवृत्ति। क्लियर? तो ये कुछ डिस्कशन हुआ विस्पंद से रिलेटेड। विस्पंद की घटना के कुछ हम लोग प्रैक्टिकली अनुप्रयोग देखते हैं, कुछ दैनिक जीवन में अनुप्रयोग देखते हैं। तो पहला अनुप्रयोग है हमारे पास अज्ञात ध्वनि स्रोत की आवृत्ति ज्ञात करना। यानी एक मेरे पास कोई ध्वनि स्रोत है और उस ध्वनि स्रोत को ज्ञात आवृत्ति के ध्वनि स्रोत के साथ हम लोग बजाएंगे,
और ज्ञात आवृत्ति के ध्वनि स्रोत के साथ बजा करके हम लोग विस्पंद सुनेंगे कि कितने विस्पंद सुनाई दे रहे हैं। और वो जो विस्पंद सुनाई देंगे, जैसे मान लो मेरे पास एक ध्वनि स्रोत है जिसकी आवृत्ति है 100 हर्ट्ज और एक दूसरा ध्वनि स्रोत है जिसकी आवृत्ति मुझे नहीं पता। अब दोनों ध्वनि स्रोतों को एक साथ बजाया जाएगा और मुझे मान लो 10 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई दिए, तो इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि उन दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के मध्य अंतर 10 है। मैं दोनों को एक साथ बजाऊंगा तो दो डिफरेंट आवृत्ति के होंगे, तो मुझे बूम 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 की साउंड सुनाई देगी। और ये जो बूम 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 की साउंड होगी वो मैं कैलकुलेट करूंगा कि एक सेकंड में कितने बूम 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 सुनाई दे रहे हैं। तो अगर मान लो मुझे एक सेकंड में 10 बूम 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 की साउंड सुनाई दी या 10 विस्पंद एक सेकंड में सुनाई दिए, तो ये फिक्स हो गया कि इन दोनों स्रोतों की आवृत्तियों के मध्य अंतराल है, वो अंतर है, वो 10 का है। अब ये हो सकता है अज्ञात ध्वनि स्रोत की जो आवृत्ति है वो ज्ञात वाले से 10 ज्यादा हो सकती है या ज्ञात वाले से 10 कम हो सकती है। तो ये कम और ज्यादा का पता हम लोग कैसे लगाएंगे, इसके बारे में हम लोग इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। दूसरा, वाद्य यंत्रों को समस्वरित करना। आपने देखा होगा कि कोई भी भजन मंडली या कोई और जो गाने बजाने वाले हैं वो गाना बजाना शुरू करने से पहले अपने यंत्रों को एक दूसरे के साथ बजा करके सेट करते हैं कि हाँ अब एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी मैच है। आपने देखा होगा कि एक वीणा बजाने वाला भजन स्टार्ट करने से पहले काफी देर तक कान के उस वीणे के तार लगा करके वो धीरे धीरे उनके कुछ तारों को ऐसे बजाता रहता है, सारे तारों को धीरे धीरे बजाता है। वो बजा करके ये चेक करता है कि इस तार में उत्पन्न अप्रगामी तरंग की आवृत्ति और इस तार में उत्पन्न अप्रगामी तरंग की आवृत्ति सेम है या नहीं है। अगर सेम होगी तो एक साथ अनुनाद होगा और वो जो अप्रगामी तरंगों की आवृत्तियों का जो अनुनाद होगा उससे जो साउंड क्रिएट होगी वो ज्यादा मधुर साउंड होगी। और अगर इन तारों की आवृत्तियां भिन्न भिन्न है तो फिर वहां विस्पंद क्रिएट होगा और विस्पंद क्रिएट होने की वजह से उसमें बूम बूम की साउंड आएगी। तो वो क्या करता है, यंत्र के तारों को ऐसे बजाता है और कोई दो तार बजाने पर उसको अगर बूम बूम की साउंड सुनाई दे रही है तो इसका मतलब श्योर है कि उन दो तारों की आवृत्ति है वो समान नहीं है, डिफरेंट है। तो फिर वो क्या करता है, उस तार को ऐसे ढीला करता है या कसता है। तो आपको पता है उस वीणे के तार को ढीला करने से या कसने से तार में तनाव चेंज होगा और तार में तनाव चेंज होगा तो उसमें अप्रगामी तरंग की आवृत्ति चेंज हो जाएगी और उस अप्रगामी तरंग की आवृत्ति को उसको कम करना है या ज्यादा करना है, वो इस प्रकार से परिवर्तित करेगा कि इस वाले तार का उस वाले तार के साथ अनुनाद हो जाए या आवृत्ति सेम हो जाए और विस्पंद सुनाई देना बंद हो जाए। और विस्पंद सुनाई देना कब बंद होंगे, जब दोनों तारों की आवृत्तियां एग्जैक्टली इक्वल होगी, तब विस्पंद सुनाई देना बंद होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो वो कोई वाद्य यंत्र शुरू बजाने से पहले वो उन तारों के तनाव को इस प्रकार से एडजस्ट करता है कि सभी तारों के अंदर आवृत्तियां सेम हो जाए और सभी तारों में आवृत्तियां सेम हो जाए तो विस्पंद है वो खत्म हो जाएंगे, बूम बूम की साउंड सुनाई देनी खत्म हो जाएगी और सारे तार जब बजाने पर समान आवृत्ति के बजेंगे और उससे एक जो साउंड क्रिएट होगी उस वीणा की, वो साउंड बहुत ज्यादा मधुर होगी अनुनाद के कारण। क्लियर? तो अब हम लोग आगे देखेंगे, इन पे क्वेश्चन करेंगे और उनमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से विस्पंद की घटना से हम लोग अज्ञात ध्वनि स्रोत की आवृत्ति कैलकुलेट करता है। यस, तुम्हारे सामने एक विस्पंद का क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें और सॉल्व करने का प्रयास करें, जिसमें दिया गया है कि किसी तने हुए तार ए की मूल आवृत्ति 450 हर्ट्ज है, यानी तार ए की आवृत्ति हमें पता है, ठीक है। इसे एक अज्ञात आवृत्ति वाले तार बी के साथ कंपित करवाया जाता है और 5 विस्पंद प्रति सेकंड, यानी ये विस्पंद आवृत्ति है, 5 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देते हैं। इसका मतलब तार ए की आवृत्ति और तार बी की आवृत्ति में अंतर 5 का है, ये श्योर हो गया, ठीक है। लेकिन ये श्योर नहीं हुआ कि तार ए की आवृत्ति बी से 5 ज्यादा है या 5 कम है, ये अभी डिसाइड नहीं है। फिर वो आगे बोल रहा है अगली इस इंफॉर्मेशन से ये पता लगेगा कि किसकी ज्यादा और किसकी कम है। यदि तार बी में तनाव को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तार बी में तनाव बढ़ा रहे हैं और तार बी में तनाव बढ़ा रहे हैं, तो किसी भी तने हुए तार की आवृत्ति होती है n बराबर 1/2L मूल आवृत्ति 1/2L √T/μ। क्लियर? और हम लोग तनाव को बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली तार बी की आवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है।
तो तार बी में तनाव को बढ़ा दिया जाए तो दोनों तारों के मध्य विस्पंद आवृत्ति घटकर, हाँ इस बार दोनों को साथ में बजाया जाता है तो विस्पंद आवृत्ति 5 हर्ट्ज से 3 हर्ट्ज हो जाती है, 3 हर्ट्ज हो जाती है। तो तार बी की प्रारंभिक, पहले तार बी की आवृत्ति कितनी थी जब विस्पंद 5 सुनाई दे रहे थे, उस समय तार बी की आवृत्ति कितनी थी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हम लोग शुरुआत वाली अगर अपन बात करें तो मेरे पास एक तार ए है और एक तार बी है। मैंने माना तार ए की जो आवृत्ति है वो एन ए है और तार बी की जो आवृत्ति है वो एन बी है। ये शुरुआत की बात हो रही है, ठीक है। और मुझे यहां से इतना पता चल गया है कि एन ए माइनस एन बी, या तो एन ए माइनस एन बी 5 है या फिर एन बी माइनस एन ए बराबर 5 है। ये दो कंडीशन हो सकती है। शुरुआत वाली इंफॉर्मेशन से ये समझ में आता है कि ए और बी को मैं साथ में बजाता हूं तो 5 विस्पंद सुनाई देते हैं, इसका मतलब अंतर 5 का है। और अंतर 5 का है तो ये यहां से इतना समझ में आ जाता है कि या तो ए बी से 5 ज्यादा है या बी ए से 5 ज्यादा है। क्लियर? लेकिन अब ये नहीं पता कि कौन सा ज्यादा है। तो आगे जो सेकंड जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो इंफॉर्मेशन ये बोलती है कि तार बी में तनाव को बढ़ाया जाता है। अच्छा, तार बी में तनाव को इंक्रीज किया। किसको इंक्रीज किया? तनाव को। और तार बी में तनाव को इंक्रीज किया तो बी की जो आवृत्ति है एन बी, उसका फॉर्मूला ये है जिसमें यहां तनाव आ रहा है। इसको तनाव को बढ़ाया तो 100% इसके रिजल्ट से क्या होगा? एन बी बढ़ेगा, एन बी बढ़ेगा। और एन बी बढ़ने से बोला तार बी में तनाव को बढ़ाया जाता है जिससे विस्पंद आवृत्ति 3 हो जाती है। विस्पंद आवृत्ति कितनी हो जाती है? 3। यानी एन बी के बढ़ने से अंतर घट करके 3 हुआ। एन ए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अंतर घट के 3 हुआ। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस फॉर्मूले को लेता हूं या इस रिलेशन को लेता हूं तो अब पहले वाली आवृत्ति एन ए है ही, एन ए माइनस एन बी बराबर। अब मुझे एक बात बताइए, एन ए फिक्स है और एन बी की वैल्यू बड़ी। तो मुझे एक बात बताइए, पहले इस कांस्टेंट राशि में से एन बी घटा रहा था तो 5 आया और इस बार इस कांस्टेंट राशि में से पहले वाले एन बी से ज्यादा वैल्यू घटा रहा हूं तो डेफिनेटली अंतर कम आएगा और ये अंतर 3 है। और अगर मैं ये वाला रिलेशन लेता हूं, ये वाला रिलेशन, अब देखिए ये है एन बी माइनस एन ए बराबर। अब देखिए पहले एन बी माइनस एन ए बराबर 5 था और अब मैं एन बी पहले वाले से बढ़ा हुआ है और उसमें से उतना ही एन ए घटा रहा हूं। पहले तो मैं मान लो मैंने पहले इसको माना 10 और इसको माना 5, तो 10 माइनस 5 बराबर 5 था। और अब ये पता है मेरे को एन बी की वैल्यू बढ़ी है, इससे समझ में आ रहा है। तो ये 10 से कितना होगा? 12। तो 12 माइनस 5 7 होगा, 5 से कम नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो एन बी के बढ़ने से इस रिलेशन में ये अंतर बढ़ेगा, जबकि प्रश्न में ये अंतर बोला है कि घटा है। इसका मतलब ये हुआ ये अंतर बढ़ा हुआ आएगा, इसका मतलब ये रिलेशन नहीं है। जो हमने ये रिलेशन बोला था ना वो रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब रिलेशन कौन सा होगा? ये वाला। देखिए हमें ये पता था या तो ये रिलेशन है या ये रिलेशन है। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चला कि कौन सा रिलेशन है। तो यहां एन बी के बढ़ने से ये वाला अंतर 5 से कम नहीं होता बल्कि 5 से ज्यादा होता, जबकि प्रश्न में 5 से कम होकर के 3 हुआ है। 5 से कम होकर कितना हुआ है? 3 हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन नहीं है और रिलेशन है ये वाला। और ये वाला रिलेशन है तो अब मुझे एक बात बताइए, एन ए पहले कितना दिया हुआ था? शुरुआत की बात कर ले, हमें ये जो सेकंड इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन से तो सिर्फ अपने को यही पता लगाना था कि ये रिलेशन है या ये रिलेशन है। अब मुझे पता चल गया कि ये वाला रिलेशन है तो मुझे पता है शुरुआत में एन ए कितना है? 420 माइनस एन बी बराबर 5 और ये एन बी उधर ले जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो एन बी इज इक्वल टू 415 हर्ट्ज। ये 5 इधर आएगा तो 415 होगा। अब ये 415 है और ये 420 है तो अंतर 5 का है, 5 विस्पंद सुनाई दे रहे हैं। अब देखिए, अब अगली बार बोला कि एन बी को तार बी में तनाव को बढ़ा दिया। तार बी में तनाव को बढ़ाएंगे तो एन बी 415 से बढ़ेगा, तो 415 से बढ़ा 416 हुआ, 417 हुआ, ठीक है, ऐसे जाएगा।
तो ये तो 420 ही रहना है, और ये 416 होगा तो 4 का अंतर आएगा, और 417 होगा तो 3 का अंतर आएगा, तो 3 का अंतर आएगा। इसका मतलब तनाव बढ़ाने के बाद में तार बी की जो आवृत्ति है वो 415 से बढ़ करके 417 हुई है। तभी तो देखिए टी में तनाव बढ़ा, ये बी में तनाव बढ़ा तो एन बी बढ़ेगा, तो एन बी 415 से बढ़ करके 417 हुआ होगा, तब जाकर के ये रिलेशन आया। और इससे ये हमारे पास एक अज्ञात ध्वनि स्रोत तार बी की आवृत्ति कैलकुलेट की विस्पंद की सहायता से। यस, विस्पंद पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आप देख रहे हैं कि स्वरित्र ए की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। स्वरित्र ए की आवृत्ति ज्ञात है और वो 500 हर्ट्ज है। इसे स्वरित्र बी के साथ कंपित करवाया जाता है। स्वरित्र बी जिसकी आवृत्ति का पता नहीं है, इसके साथ कंपित करवाया जाता है तो 7 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देता है। यस, यहां से कंफर्म हो गया कि ए की आवृत्ति माइनस बी की आवृत्ति बराबर 7 है, या बी की आवृत्ति माइनस ए की आवृत्ति बराबर 7 है। बात समझ में आ रही है? या तो ए से बी की आवृत्ति 7 ज्यादा है, या बी से ए की आवृत्ति 7 ज्यादा है। यानी या तो एन ए माइनस एन बी बराबर 7 है, या एन बी माइनस एन ए बराबर 7 है। इसमें ए की आवृत्ति बी से 7 ज्यादा है, और इसमें बी की आवृत्ति ए से 7 ज्यादा। अभी हमें नहीं पता कि किसकी आवृत्ति किससे ज्यादा है। क्लियर? ये बात हमें यहां से समझ में आई कि या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये वाली कंडीशन होगी। अब हमें कौन सी कंडीशन होगी, ये सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें देती है कि कौन सी कंडीशन होगी। फिर आगे क्या बोलता है, ये यहां से दूसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि यदि स्वरित्र ए की भुजाओं को घिस दिया, यस, स्वरित्र की भुजाओं को घिसना, स्वरित्र की भुजाओं को घिसने पर, पिछली क्लास में पढ़ा हमने, स्वरित्र की भुजाओं को घिसने पर उसका भार कम होता है, और भार कम होता है तो आवृत्ति बढ़ती है। भुजाओं को घिसने पर आवृत्ति बढ़ती है। तो इस परिघटना के अंदर बी की भुजाओं को घिसा है तो डेफिनेटली एन बी की वैल्यू बढ़ी है। समझ में आ गई बात? स्वरित्र की भुजाओं को घिसने पर उसकी आवृत्ति बढ़ती है, और स्वरित्र की भुजाओं पर मोम लगाने पर, यानी अगर घिस के अगर भार हटाएं तो आवृत्ति बढ़ेगी, और अगर भुजाओं के ऊपर मोम चिपका करके उसका भार बढ़ाएं तो आवृत्ति घटेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, स्वरित्र बी की भुजाओं पर मोम लगा करके फिर से कंपित करवाया जाता है, तो मोम लगाने से बी की आवृत्ति घटेगी और घिसने से बी की आवृत्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पे इसकी आवृत्ति बढ़ी है। तो मुझे एक बात बताइए, इसकी आवृत्ति बढ़ने पे अंतर 5 का हो गया, बी एन बी बढ़ने से अंतर 5 का हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो कंडीशन है जिसमें से एन ए माइनस एन बी 7 था, अब बी बढ़ने से, देखिए एक बी यहाँ पे है और एक बी यहाँ पे है। अगर यहाँ पे बी बढ़ता तो पहले पुराने वाले एन बी में से एन ए घटाया तो 7 आया, और अब बढ़े हुए एन बी में से एन ए घटाऊंगा तो 7 से ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं हो सकता। और यहाँ पहले एन ए में से पुराना एन बी घटाया तो 7 आया, और अब एन ए में से बढ़ा हुआ एन बी घटाऊंगा तो 7 से कम आएगा। तो 7 से कम आ रहा है तो डेफिनेटली ये वाला रिलेशन है, और ये वाला रिलेशन है। तो अब मुझे इस 5 से कोई लेना देना नहीं है, इससे मुझे पता चल गया रिलेशन कौन सा है। और यहाँ ये रिलेशन है, तो एन ए की वैल्यू कितनी है, 500 माइनस एन बी बराबर 7, और एन बी उधर जाएगा और 7 इधर आएगा। तो यहाँ से एन बी की जो प्रारंभिक वैल्यू है, प्रारंभिक आवृत्ति है बी की, वो आवृत्ति आ जाएगी एन बी इज इक्वल टू 500 माइनस 7, और ये हो जाएगा 493 हर्ट्ज। बात समझ में आई? और अब अगर ध्यान देना, अगर ये बोला हुआ होता कि स्वरित्र बी की भुजाओं को घिसने की बजाय स्वरित्र बी की भुजाओं पर मोम लगा करके फिर से कंपित करवाया जाए तो ये आवृत्ति होती है। अगर मोम लगा करके यही क्वेश्चन पूछा हुआ होता तो हमें पता है मोम लगाने से एन बी घटता है, और एन बी घटने से अंतर घटा है। तो एन बी घटने से अंतर, देखिए यहाँ पे इसमें से एन घटा हुआ एन बी घटाऊंगा तो अंतर बढ़ना चाहिए, जबकि इस घटे हुए में से पुराने वाला एन बी घटाऊंगा तो अंतर घटेगा। तो अगर मोम लगाया हुआ होता इसमें और फिर इतने विस्पंद सुनाई देते तो हमारे पास रिलेशन होता ये वाला और रिलेशन होता ये वाला। तो इसके बाद में हम लोग एन बी की जो वैल्यू कैलकुलेट करते वो बराबर होता एन ए प्लस 7, और एन ए कितना 500, तो आंसर आपका आता 507। अगर स्वरित्र की भुजाओं पर मोम लगा करके, बी की भुजाओं पर मोम लगा करके इसके साथ घसते
तो ये वाला रिलेशन से अंतर आता, एनबी की जो आवृत्ति आती वो आती 507, और अगर घिसके इसके साथ बजाया तो यहाँ से ये जो आवृत्ति आई है वो आई है 493 हर्ट्ज। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन हुए विस्पंद पर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो विस्पंद एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक था और बहुत अच्छे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इसका नेक्स्ट डॉपलर इफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा फिर से, वहाँ अपन विस्पंद की फिर से क्वेश्चन करेंगे। क्लियर?